वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हम हर्फ बी से शुरू होने वाले अल्फाज की गहराई में जाएंगे। हमारे पास एक लुगत का हिस्सा है जो हमारी रहनुमाई करेगा। सही। तो आइए इसका जायजा लेते हैं। तो चले आगाज करते हैं। पहला लफ्ज है बैलेंस। जी। ये लफ्ज तो आजकल हर किसी की जुबान पर है, खासकर वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से। बिल्कुल। तो यहाँ बैलेंस बतौर इसम यानी नाउन इस्तेमाल हुआ है और इसके 3 बहुत अलग अलग मतलब दिए गए हैं। अच्छा। पहला मतलब है अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन इक्वल, करेक्ट और गुड अमाउंट्स, यानी तवाजुन, एतदाल या बराबरी। जी। और मिसाल बिल्कुल वही है जिसका आपने जिक्र किया। यू नीड अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, जिसका उर्दू तर्जुमा है आपको काम और खेल के दरमियान तवाजुन की जरूरत है। जी, ये तो सबसे आम इस्तेमाल है। हाँ, लेकिन मुझे इसके दूसरे मायने में ज्यादा दिलचस्पी है। वो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। बिल्कुल, और ये अक्सर माली मामलात में सामने आता है। इसका दूसरा माना है द रेस्ट, द रिमाइंडर, यानी बाकी या बची हुई रकम। अच्छा। मिसाल से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। द जैकेट कॉस्ट्स 100 पाउंड्स, यू कैन पे 10 नाउ एंड द बैलेंस यानी 90 पाउंड्स नेक्स्ट वीक। यानी इस जैकेट की कीमत 100 पाउंड है, आप 10 पाउंड अभी और बाकी 90 पाउंड अगले हफ्ते दे सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस का मतलब बकाया है। बिल्कुल। और तीसरा इस्तेमाल जिस्मानी है। हाँ, ये तीनों माने बज़ाहिर कितने मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर गौर करें तो इन सब में एक इस्तेहकाम का तस्वुर मुश्तरक है ना? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। तीसरा माना है द एबिलिटी टू कीप स्टेडी, यानी जिस्मानी तवाजुन। जी, जिस्मानी तवाजुन बरकरार रखने की सलाहियत। इसके लिए 2 मुहावरे भी आम हैं। कीप योर बैलेंस यानी तवाजुन बरकरार रखना, और लूज योर बैलेंस। बिल्कुल, यानी तवाजुन खो देना। मिसालें देखें। ही ट्राइड टू कीप हिज बैलेंस ऑन द आइस, यानी उसने बर्फ पर अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की। और दूसरी है शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल ऑफ हर बाइक, यानी वो अपना तवाजुन खो बैठी और साइकिल से गिर पड़ी। जबरदस्त। एक लफ्ज बैलेंस और उसके 3 बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेमाल। चलें अब इमारतों की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज है बैल्कनी। जी, बैल्कनी एक इस्म यानी नाउन है। इसकी तारीफ है अ प्लेटफॉर्म विद अ वॉल और रेल राउंड इट, जॉइंड टू द आउटसाइड वॉल ऑफ अ रूम on an upper level of a building where you can stand or sit. यानी बालाखाना या शहनशी। जी, इमारत की ऊपरी मंजिल पर बाहर की तरफ निकली हुई वो जगह जहां आप खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं। बहुत वाज़ेह। अब इमारत से इंसान के हुलिये की तरफ आते हैं। लफ्ज है बोल्ड। बोल्ड एक सिफत है, एडजेक्टिव। इसका मतलब है हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड। उर्दू में गंजा। जी, वो शख्स जिसके सर पर बाल ना हो या बहुत कम हो। मिसाल दी गई है माई डैड इज गोइंग बॉल्ड, जिसका मतलब है मेरे वालिद गंजे हो रहे हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही आम लफ्ज बॉल। मुझे लगता है इसमें भी कुछ दिलचस्प परतें होंगी। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। बॉल एक इस्म नाउन है और इसके भी 3 बहुत मुख्तलिफ माने हैं। अच्छा। पहला तो वही है जो हर बच्चा जानता है, अ राउंड ऑब्जेक्ट फॉर प्लेइंग गेम्स, यानी गेंद। जी, कोई भी गोल चीज जिससे खेला जाता है, जैसे अ फुटबॉल, अ टेनिस बॉल। और जुमले में उसका इस्तेमाल है थ्रो द बॉल टू मी, यानी गेंद मेरी तरफ फेंको। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा माना भी शक्ल के बारे में ही है, और राउंड शेप यानी गोला या कोई भी गोल चीज, जरूरी नहीं कि उससे खेला ही जाए। जैसे डोरी का गोला। बिल्कुल। अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग यानी डोरी का गोला, या अ स्नो बॉल। लेकिन तीसरा माना तो बिल्कुल ही अलग दुनिया का है, रक्स की तकरीब। यही तो जबान का जादू है। तीसरा माना है अ लार्ज फॉर्मल पार्टी फॉर डांसिंग, मतलब रक्स की बड़ी दावत।
یہ بہت دلچسپ ہے کہ گیند اور ایک ڈانس پارٹی کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ جی، ان میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ زبان کے سفر کی ایک بہترین مثال ہے۔ واقعی یہ حیران کن ہے۔ اسی رقص کی دنیا سے جڑا اگلا لفظ ہے بیلرینا۔ بیلرینا ایک اسم ناؤن ہے اور اس کی تعریف بہت واضح ہے۔ انگریزی میں A female ballet dancer۔ یعنی بیلے رقص کرنے والی خاتون۔ جی، اور بیلرینا کا ذکر ہو تو بیلٹ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ تو یہ بیلٹ آخر ہے کیا؟ بیلے بھی ایک اسم ناؤن۔ یہ دراصل رقص کی ایک قسم ہے جس میں کہانی سنائی جاتی ہے۔ بغیر الفاظ کے؟ جی بالکل۔ تعریف ہے A story or piece of entertainment told with music and dancing but no words۔ اردو میں ایسے بیلے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر I went to see a ballet، یعنی میں ایک بیلے دیکھنے گیا، یا Do you like ballet؟ کیا آپ بیلے پسند کرتے ہیں؟ اور اسی سے جڑا تیسرا لفظ بھی ہے بیلٹ ڈانسر۔ یہ تو اب بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ جی، یہ سیدھا سا ہے۔ بیلٹ ڈانسر ایک اسم ہے، مطلب a person who dances in ballets، یعنی بیلے کا رقاص یا رقاصہ۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو ہم نے رقص کی دنیا کے 3 الفاظ دیکھے۔ اب واپس بچپن اور خوشیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بلون۔ جی ہاں، اور اس لفظ کے بھی 2 الگ الگ پیمانے ہیں۔ بلون ایک اسم ناؤن۔ پہلا تو وہ پارٹی والا غبارہ۔ جی، پہلا معنی ہے a small rubber bag that you fill with air، یعنی غبارہ، ربڑ کی وہ تھیلی جس میں ہوا بھری جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کی مثال ہے We are going to hang balloons around the room for the party، یعنی ہم پارٹی کے لیے کمرے میں چاروں طرف غبارے لٹکانے والے ہیں۔ یہ تو وہ غبارہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دوسرا استعمال وہ ہے جس میں انسان خود بیٹھ کر اڑ جاتا ہے۔ بالکل، دوسرا معنی ہے a very large bag filled with hot air or gas so that it can fly۔ یعنی ہاٹ ایئر بلون۔ جی، بہت بڑا غبارہ جس میں گرم ہوا بھری جاتی ہے تاکہ وہ اڑ سکے۔ اس کی مثال ہے I would like to go up in a balloon، یعنی میں گرم ہوا کے غبارے میں اوپر جانا چاہوں گا۔ کیا بات ہے، ایک ہی لفظ ایک بچپن کا کھلونا ہے تو دوسرا ایک ایڈونچر۔ جی، اب ذرا ایک سنجیدہ لفظ کی طرف آتے ہیں، بیلٹ۔ اس کا تعلق جمہوری نظام سے ہے۔ جی، بیلٹ ایک اسم ہے اور اس کا مطلب ہے a secret vote۔ اردو میں اسے خفیہ رائے دہی کہتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ہر شخص اپنی رائے خفیہ طور پر دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ کسی پر کوئی دباؤ نہ ہو۔ اس کی مثال ہے We held a ballot to choose a new president، یعنی ہم نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے دہی کا انعقاد کیا۔ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز جس سے ہم اپنی رائے لکھتے بھی ہیں، بال پوائنٹ۔ جی، بال پوائنٹ ایک اسم ہے۔ اس کی تعریف ہے a pen with a very small ball at the point that rolls ink onto the paper۔ یعنی بال پوائنٹ۔ جی، ایک قسم کا قلم۔ اب ایک بہت طاقتور لفظ آ رہا ہے، بین۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انگریزی میں الفاظ اپنی شکل بدلے بغیر کیسے اپنا کردار بدل لیتے ہیں۔ صحیح۔ بطور فعل یعنی verb، بین کا مطلب ہے to say officially that something is not allowed، یعنی پابندی لگانا، ممنوع قرار دینا۔ کسی کام سے روکنا۔ جی، حکمن روکنا۔ مثال کے طور پر the film was banned، یعنی فلم پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور جب یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ اسی عمل کا نام بن جاتا ہے۔ بالکل، بطور اسم یعنی ناؤن اس کا مطلب ہے an official rule that says something is not allowed، یعنی پابندی یا ممانعت۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ There is a ban on smoking in petrol stations، یعنی پیٹرول اسٹیشنوں پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ اچھا، ایک جگہ یہ عمل ہے ٹو بین اور دوسری جگہ یہ خود ایک چیز ہے، a ban۔ جی، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اتنے سنجیدہ لفظ کے بعد اب ایک بہت ہی سادہ اور مزیدار لفظ ہے، بنانا۔ جی، کبھی کبھی زبان بہت سیدھی بھی ہوتی ہے۔ بنانا ایک اسم ہے اور اس کا اردو معنی ہے کیلا۔ اس میں کوئی گہرائی یا چھپی ہوئی پرتیں نہیں ہیں۔ جی نہیں، کبھی کبھی سادگی ہی خوبصورتی ہے، لیکن اگلا لفظ پھر سے پیچیدہ ہے اور اس کے بھی کئی رنگ ہیں۔ لفظ ہے بینڈ۔
जी हाँ, बैंड एक इस्म है और इसके भी 3 माने हैं। पहला तो म्यूजिक से जुड़ा है, यानी म्यूजिक बैंड। बिल्कुल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिक टुगेदर, यानी बैंड या मौसीकारों का ग्रोह, जैसे अ रॉक बैंड या अ जैज बैंड। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रबर बैंड वाला बैंड क्या है? वो उसका दूसरा माना है, अ थिन फ्लैट पीस ऑफ समथिंग, यानी पट्टी, कोई भी पतली और चिपटी चीज जो किसी चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, मिसाल बिल्कुल वही है, आई पुट अ रबर बैंड राउंड द लेटर्स टू कीप देम टुगेदर। यानी मैंने खतों को इकट्ठा रखने के लिए उनके गिर्द रबर बैंड लगा दिया। जी, और तीसरा माना भी इसी पट्टी वाले तस्वुर से जुड़ा हुआ है, यानी धारी या पट्टी। बिल्कुल, अ स्ट्रिप ऑफ कलर और मटेरियल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज राउंड इट। जैसे कपड़ों पर एक मुख्तलिफ रंग की पट्टी होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पर, द हैट हैड अ रेड बैंड राउंड इट, यानी टोपी के गिर्द एक सुर्ख पट्टी थी। तो म्यूजिक, बांधने वाली चीज और रंगीन धारी, तीनों के लिए एक ही लफ्ज बैंड। जी, बंद से ही मिलता जुलता लफ्ज है बैंडेज। इसका ताल्लुक तिब की दुनिया से है। बिल्कुल, और बैंड की तरह बैंडेज भी इस्म और फेल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, बतौर इस्म इसका मतलब है अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू टाई राउंड अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज हर्ट, यानी पट्टी जो जख्म पर बांधी जाती है। और बतौर फेल? बतौर फेल इसका मतलब है पट्टी बांधना। मिसाल देखें, द डॉक्टर बैंडेज्ड माई फुट, यानी डॉक्टर ने मेरे पांव पर पट्टी बांधी। तो हमने एक ऐसी चीज की बात की जो जख्मों पर लगाई जाती है। अब एक ऐसे शख्स की तरफ आते हैं जो जख्म देता है। अगला लफ्ज है बैंडिट। जी, बैंडिट एक इस्म नाउन है और इसकी तारीफ है अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ रॉबर्स हु अटैक ट्रैवलर्स, यानी डाकू या लुटेरा। जी, खास तौर पर वो जो मुसाफिरों पर हमला करते हैं। इसकी मिसाल है, दे वर किल्ड बाय बैंडिट्स इन द माउंटेन्स, यानी वो पहाड़ों में डाकुओं के हाथों मारे गए। और आज की फहरिस्त का आखिरी लफ्ज है बैंग। ये लफ्ज सुनते ही एक आवाज कानों में गूंजती है। इसे ओनोमेटोपिया कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो अपनी आवाज की नकल करते हैं। अच्छा, बैंग भी इस्म और फेल दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। बतौर इस्म इसके 2 माने हैं। पहला, अ शॉर्ट लाउड नॉइज, धमाके या टकराने की जोरदार आवाज। जी, जैसे ही शट द डोर विद अ बैंग, यानी उसने धड़ से दरवाजा बंद किया। ये धड़ की आवाज ही बैंग है। इसका दूसरा असली माने क्या है? दूसरा माना भी उसी जोरदार टक्कर से जुड़ा है, अ हार्ड नॉक और ब्लो, यानी बहुत जबरदस्त चोट या जर्ब। अच्छा, मिसाल के तौर पर, ही फेल एंड गॉट अ बैंग ऑन द हेड, यानी वो गिरा और उसके सर पर चोट लगी। और बतौर फेल तो ये सीधा सीधा वही अमल बन जाता है। जी, बतौर फेल इसका मतलब है टू हिट समथिंग हार्ड एंड मेक अ लाउड नॉइज, यानी जोर से टकराना या मारना। सही। इसकी 2 मिसालें हैं, ही बैंग्ड हिज हेड ऑन द सीलिंग, यानी उसका सर छत से टकराया, और दूसरी, डोंट बैंग द डोर, यानी दरवाजा जोर से बंद मत करो। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने देखा कि बज़ाहिर सादा अल्फाज जैसे बैलेंस, बॉल या बैंड अपने अंदर कितनी गहराई रखते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तस्वुरात हैं जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। जी, और ये एक अहम सवाल पैदा करता है। जिस तरह हमने देखा कि एक लफ्ज के मानी जरूरत और वक्त के साथ कैसे फैलते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की टेक्नोलॉजी हमारे अल्फाज के साथ क्या कर रही है। जरा क्लाउड या स्ट्रीम जैसे अल्फाज के बारे में सोचें। सही कहा। कुछ दहाइयां पहले इनका मतलब सिर्फ बादल और नदी था। आज इनका सबसे आम इस्तेमाल डेटा स्टोरेज और ऑनलाइन मीडिया से जुड़ा है। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।